हेलो एवरीवन, सोनादेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि फूड पार्टिकल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और विटामिन्स के बारे में अपन ने कुछ पढ़ा था। तो आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विटामिन्स पे। ये जो विटामिन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको अपन भोजन के साथ, बाहरी तत्वों के साथ इनको अपन अंदर ग्रहण करते हैं। इसके बारे में, इसके लिए अपन ने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। और ये जो क्लासिफिकेशन था वो इसके सॉल्युबल और के ऊपर डिपेंड है, जिसमें कुछ विटामिन्स तो ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल हैं और कुछ ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल है। तो सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट है वो है फैट सॉल्युबल, और सेकंड है जो अपना वो है वाटर सॉल्युबल्स। अब ये जो फैट सॉल्युबल है, जो वसा में जो घुलनशील है, उसमें अपन विटामिन ए, डी, ई और के को शामिल करते हैं। ये ऐसे विटामिन है जो पूर्ण रूप से वसा में क्या है, घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं या घुलनशील अवस्था में है। और इसके अलावा जो है वाटर सॉल्युबल, जिसके अंदर पानी में जो घुलनशील है, उनमें बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ये कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो पूर्ण रूप से जल में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं या जल में घुलनशील होते हैं। इनका जो नेचर है वो जल में घुलनशील प्रकार का होता है। अब अपन बात करते हैं, तो इनके बारे में तो अपन ने क्लास में पढ़ा ही था, है ना। तो आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो डियर, ये जो विटामिन बी है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनमें से अपन जानते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9, B12 etc। बी कॉम्प्लेक्स में ये ऐसे विटामिन हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी माने गए हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब ये जो बी विटामिन जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है ना, इनमें कोई भी ऐसा पार्ट विटामिन का वो किसी न किसी अवस्था में या किसी न किसी रूप में हमारे अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर ये एक्टिव है या जिसका जो फंक्शनल जो फॉर्म है मेन, वो है अपना मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ग्रोथ, है ना। अब अगर ग्रोथ के ऊपर अगर बात चल रही है तो ग्रोथ से इसका जो मेन है वो बोन्स के लिए भी है और मसल्स के लिए भी है। तो कुछ ऐसे भी विटामिन है इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो बोन्स के ऊपर अपना टारगेट मानते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मसल्स के ऊपर अपना कार्य करते हैं। तो किसी न किसी रूप में ये हमारे ग्रोथ के लिए क्या हो जाएंगे, जिम्मेदार होते हैं और ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब अगर इसकी एब्सेंस के अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी अगर अपन इसको देखें तो या तो ग्रोथ पीरियड जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। अगर होता है तो डिप्रेस्ड टाइप का हो सकता है, जिसके अंदर अपन कहते हैं कि कई प्रकार की जो विकृतियाँ जो होती है उस प्रकार की उत्पन्न हो जाती है। और उसके साथ साथ अगर अपन बात करते हैं तो ये हमारे लिए
ऑक्सीडेशंस का भी एक काम करते हैं। किसका काम कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर अपन ये बात करते हैं तो ये जो भोजन का जो पाचन जो होता है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा नीडफुल है। फूड डाइजेशन के लिए। और इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्ट भी है जो हमारे लिए कई प्रकार के लिए, कई रूपों में या कई प्रकार की क्रियाओं में कोएंजाइम का काम करते हैं। मतलब कोएंजाइम। तो अपन बात करते हैं पर्टिकुलर एक विशेष विटामिन B1 के लिए। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है B1, जिसको अपन बोलते हैं थाइयामिन विटामिन B1, जिसको अपन कह रहे हैं। आगे अब देखो डियर, ये जो थाइयामिन विटामिन जो है या B1 जो विटामिन है ना, इसको जो खोजने का जो श्रेय जाता है ना, वो कुछ ऐसे इस तरह है कि पहले किसी ने तो इसको क्या किया था, सेपरेशन किया था, किसी से पृथक्करण का काम किया था, और किसी ने इसको सिंथेटाइज करवाने का काम किया था, संश्लेषित करने का काम किया था। तो इसके अनुसार अपन क्या कह सकते हैं कि जेनसन प्लस डोनेट, इन दोनों ने मिलकर 1926 के अंदर इसको सबसे पहले आइसोलेशंस अथवा सेपरेशंस करवाने का अथवा पृथक्करण करवाने का काम किया था। ये लो आपका पृथक्करण करने का कार्य किया था। लेकिन जिसने इसको सिंथेटाइज किया था, संश्लेषित करवाने का जो काम था, है ना, वो थे विलियम्स, जिन्होंने 1936 के अंदर इसको संश्लेषित करवाने का कार्य किया था। आ गया? तो डिस्कवर के अंदर अगर आपको इसको पूछे इसकी खोजकर्ता के रूप में, तो जेनसन और डोनेट ने तो इसको क्या किया था, पृथक्करण किया था, और जो विलियमसन थे उन्होंने इसको संश्लेषित करवाने का काम किया था। आगे अब अगर अपन बात करते हैं B1 के फंक्शनल फॉर्म की, फंक्शनल फॉर्म के रूप में, तो इसका जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो काम है ना, वो है ATP के साथ। मतलब ये ATP के साथ क्रिया करके TPP को बनाने का काम कर रहा है। TPP, अब देखो यहाँ पे जो TPP जो है वो है हमारे लिए TPP ना, हाँ, थाइयामिन पायरो फॉस्फेट, इसको बनाने का काम करता है, जो आगे चलकर क्रेब्स साइकिल के अंदर कोएंजाइम के रूप में कार्य करने का काम कर रहा है। क्लियर है? और इसके साथ साथ ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की जो क्रिया जो है उसको प्रेरित करवाने का कार्य कर रहा है। उसके साथ साथ ये डीकार्बोक्सीडेशन की क्रिया को भी करवाने के लिए प्रेरित करने का, या इन दोनों ही प्रकार की क्रियाओं को
स्टिमुलेट करवाने का कार्य कर रहा है। क्लियर है? और इसके साथ साथ ये कभी कभी एक विशेष प्रकार की क्रिया जिसमें ट्रांसक्रिप्टोलेज की क्रिया में ये कोएंजाइम का कार्य करता है। अब अगर इसकी बहुत ज़्यादा कमी रह जाती है ना, डेफिशिएंसी, ये देखिए डेफिशिएंसी के अंदर बेरी डिजीज, रोग, बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ साथ जो भोजन का जो पाचन की जो क्रिया है वो भी बाधित हो जाती है। मतलब जो भोजन खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटों में जो पचना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए, उसमें भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। मतलब 3 से 4 घंटों में वाला जो प्रोसेस होता है वो 5 से 7 घंटों पे भी हो सकता है, 7 से 8 घंटों के रूप में भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो मेन जो फैक्टर्स होते हैं, हमारी मसल्स भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और अगर मसल्स अगर वीक हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनकी जो साइज़ भी हो जाती है ना, वो भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती है। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, क्या होता है कि अगर भ्रूणीय अवस्था में या एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर इसकी अगर कमी है तो उस कंडीशंस के अंदर अपन देखते हैं कि हार्ट, हमारा जो बॉडी के अंदर पाया जाने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हेड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और बहुत साइज में भी क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ये लो, तो ये इसकी कमी से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है ना। तो इनको आप देखो। और ये है हमारा विटामिन B1, जिसके बारे में अपन देखा है कि इसको जिसने खोजा था वो थे जेनसन और डॉनेट। 1926 के अंदर इनको पृथक्करण करने का काम किया था। और लेकिन इसके साथ साथ जो विलियमसन जो थे, इन्होंने इसको सबसे पहले संश्लेषित करवाने का काम किया था। क्लियर है? और इसके साथ साथ अगर अपन बात करते हैं कि ये जो एंजाइम जो होता है, ये जो विटामिन है ना, इसके कई प्रकार के कार्य भी है। और उन कार्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है वो एटीपी के साथ क्रिया करके टीपीपी को बनाना। और ये जो टीपीपी जो होती है ना, ये क्रेब्स साइकिल के अंदर कोएंजाइम के रूप में अपना कार्य स्टार्ट करती है। किसमें है? कोएंजाइम के रूप में अपना कार्य करती है। और इसके साथ साथ ये ऑक्सीकरण की विक्रिया या विकार्बोक्सिलीकरण की जो विक्रिया होती है ना, उनको भी प्रेरित करवाने का कार्य करती है। और इसके साथ साथ ये कई प्रकार की जो ट्रांसक्रिप्टोलेज प्रकार की जो विक्रियाएं जो होती है, क्रियाएं है ना, उन क्रियाओं के अंदर भी कोएंजाइम्स के रूप में ये अपना कार्य करता है। अब अगर इस विटामिन की अगर बॉडी के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो उस कमी की वजह से हमारे शरीर में बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारी जो मसल्स भी होती है वो भी वीक रह जाती है और वो भी साइज में क्या हो जाती है, छोटी रह जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हार्ट है ना, वो भी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और साइज में भी क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है। या जिसको अपने कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन B2 की। यह है विटामिन राइबोफ्लेविन, जिसको विटामिन B2B कहा जाता है। अब इसको समझने की कोशिश करना डियर। इसको जिसने सबसे पहले डिस्कवर करवाने का जो काम किया था ना, वो थे वारबर्ग ने। और इसने इसके साथ साथ जिसने अपना काम जो किया था वो थे क्रिस्टियन ने। 1936 के अंदर इसको डिस्कवर करवाने का काम किया था। और इसके जो सोर्स जो थे है ना, उसमें जो अपन काउंट कर सकते हैं, जिसमें मिल्क है ना, और लिवर है, किडनी है, मसल्स है, और एग्स भी अपन ले सकते हैं, और कुछ वेजिटेबल पार्ट भी है जो विटामिन B2 का सोर्स के रूप में काम आते हैं। अब इसका जो मेन जो फंक्शन जो है, कार्य जो है ना, वो है
हमारे लिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम माना गया है वो है सबसे पहले जो नॉर्मली इससे रिलेटेड है वो है ग्रोथ। ये हमारी वृद्धि में बहुत ज़्यादा सहायक है और ग्रोथ के साथ साथ यह काम करता है हमारे मेटाबॉलिज्म्स रिएक्शंस के अंदर। और इसके साथ साथ जो मेन जो काम है इसका एफएडी और एफएमएन के अंदर एक घटक के रूप में काम करना। ये जो फ्लेविन, एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड और ये है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। इन दोनों के लिए ये मेन घटक का कार्य करता है। क्लियर है? तो अपन देख सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है। अगर इसकी कमी रह जाती है ना, तो कमी की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर कीलियोसिस डिजीज रोग है जो उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ साथ लिप्स प्लस माउथ उसके अंदर सेप्टम डेवलप हो जाते हैं। भाई कई खांचे बनने स्टार्ट हो जाती है ना, लिप्स और माउथ वाले पोर्शन के अंदर। और स्किन भी जो होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्केल्टी टाइप की हो जाती है ना। और जो ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, डाउन होने लग जाती है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है ना। तो इनको भी आप देखो कि जो विटामिन B2 है वो हमारे लिए कहाँ यूज़फुल है, किसने इसको खोजा था। तो विटामिन B12 को जिसने खोजा था फिर कौन थे, हुबर्ग एंड क्रिश्चियन 1936 के अंदर इसको डिस्कवर्ड किया था। और इसके जो कार्य थे वो हमारे लिए ग्रोथ के अंदर है, मेटाबॉलिज्म की अभिक्रियाओं में है, एफएडी और एफएमएन है जो उनके लिए घटक का काम करते हैं। और कमी की वजह से कीलियोसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसके साथ साथ जो लिप्स और माउथ वाला जो पोर्शन जो होता है उसके अंदर कई प्रकार से खांचे बनना स्टार्ट हो जाती है ना। और इसके साथ साथ जो हमारी जो स्किन जो होती है ना वो बिल्कुल ड्राई टाइप की हो जाती है, स्केल्टी टाइप की हो जाती है। क्लियर है? तो इस चीज़ को देखो आप। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो है विटामिन B3, तो ये लीजिए विटामिन पैंटोथेनिक, जिसको अपन विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन है।